नमस्कार। 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के उपचुनाव के परिणाम अब आ चुके हैं। इन चुनावों की व्याख्या अलग-अलग राजनीतिक पंडित अपने हिसाब से कर रहे हैं। चुनाव में लो क्रेडिट लेने और क्रेडिट देने दोनों का सिलसिला चल निकला है। इन्हीं विषयों पे बात करने के लिए खासकर महाराष्ट्र में जिस तरह का परिणाम आया है, मैं समुंदर की तरह वापस लौट कर आऊँगा, देवेंद्र फडणवीस का को बड़े कैनवास में दिखाया जा रहा है और वहाँ की राजनीतिक जो उठापटक में शिवसेना चौथे नंबर की पार्टी बन गई है। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अतुल उपाध्याय हमें पटना से ज्वाइन कर रहे हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। नमस्कार रुपेश जी। सर सबसे पहले शुरुआत जो है हम महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, इतनी बड़ी विक्ट्री, इतनी मतलब ऐतिहासिक विजय है ये, और जिस तरह के नंबर आए हैं जिसमें जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि हर 10 में से 8 सीटें एनडीए खेमे के पास है। कैसे देख रहे हैं, क्यों, क्या हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में? अभी जब 2024 का लोकसभा चुनाव था तो सब कुछ स्याह दिख रहा था भाजपा के लिए, इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? देखिए, निश्चित तौर पे लैंडस्लाइड विक्ट्री इसी को बोलते हैं। जी। और आप ये समझिए कि इसका बीजारोपण जो है लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद ही हो गया था। जी। भाजपा को यह एहसास हो गया था कि विपक्ष जो है या जो इंडिया गठबंधन है, उसने इस तरह का नैरेटिव सेट कर लिया है कि आने वाले दिनों में उसको नुकसान होने वाला है। तो जी। भाजपा का जो अपना परंपरागत वोट बैंक था, वो तो उसके साथ था ही, लेकिन भाजपा ने अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा बदलाव किया। अब जैसे आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र में उसने जो लाडली बहन योजना शुरू की जी। कि 2.5 लाख सालाना आमदनी से अ, अ, जिन परिवारों की आमदनी 2.5 लाख सालाना है या उससे कम है, तो उनकी महिलाओं को उसने 1500 रुपए देने शुरू कर दिए। तो इसका एक बड़ा असर हुआ महाराष्ट्र की राजनीति पर, और महिलाओं को लगा कि भाई भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हमें योजनाओं का लाभ दे रही है। देखिए, राजनीति में अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले ये था कि नेता आते थे चुनाव में, वादे करते थे और चले जाते थे। योजनाएं पूरी हो रही हैं कि जी। नहीं हो रही हैं, उस पर न पॉलिटिकल पार्टियां ध्यान देती थी, न जनता का हम्म। न हम्म। ध्यान जाता था। लेकिन हम्म। अब पब्लिक जो है या वोटर जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो गई है। वो ये देखती है कि कौन सी पार्टी वादा कर हम्म। रही है और उसको पूरा कर रही है। तो बिल्कुल। आप देखेंगे कि जून में जो परिणाम आया लोकसभा चुनाव का, हम्म। तो भाजपा हम्म। को हम्म। झटका लगा था महाराष्ट्र में। तो उसके बाद हम्म। उसने अपनी योजना शुरू की और 5 महीने का रिजल्ट ऐसा आया हम्म। कि हम्म। पूरी तरह से जनता जो थी उसके पक्ष में हम्म। खड़ी हो गई। और आप जो वोटों का प्रतिशत देखेंगे तो महिलाओं का जो वोट है वो पुरुषों की हम्म। तुलना में कहीं ज्यादा है महाराष्ट्र में। तो हम्म। जाहिर हम्म। तौर पे ये निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि महिलाओं ने इस बार भाजपा को जम के वोट दिया। दूसरा हम्म। ये था हम्म। कि वोट का प्रतिशत जो है इस बार बढ़ा है। हम्म। हम्म। 2019 की आप बात कर लें या मतलब इसके पहले के विधानसभा चुनाव की बात कर लें, तो वोटों का हम्म। प्रतिशत महाराष्ट्र में करीब 61% था, लेकिन इस हम्म। बार 66% के आसपास वोटिंग हम्म। हुई हम्म। थी। तो वोट प्रतिशत बढ़ने के दो मायने होते हैं। एक तो ये होता है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है तो वोटिंग हो हम्म। रही है, लेकिन इस हम्म। बार वोटिंग जो हुई, वोटों का जो हम्म। प्रतिशत बढ़ा वो भाजपा के पक्ष में ही बढ़ा। तो हम्म। ये हम्म। उसका परिणाम। दूसरी तरफ जो इंडिया हम्म। गठबंधन था, हम्म। हम्म। उसने लोकसभा चुनाव में जो अपने नैरेटिव सेट्स किए थे, हम्म। जैसे कि हम्म। संविधान खतरे में है हम्म। और हम्म। वायदे पूरा नहीं कर हम्म। रही है, भ्रष्टाचार है, तो कम से हम्म। कम हम्म। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, तो हम्म। उस पे भ्रष्टाचार का आरोप जाकर भी विपक्ष लगा नहीं पा रहा है। तो पब्लिक में राइट। भी एक परसेप्शन है प्राइम मिनिस्टर को लेकर, और प्राइम मिनिस्टर का हम्म। लगातार दौरा हुआ महाराष्ट्र का, तो हम्म। उसका भी असर हुआ। और भाजपा ने जमीन पर काम किया इस बार। हम्म। उसको हम्म। एहसास था कि हम्म। इस बार अगर जमीन पे हम काम नहीं करेंगे और विपक्ष अपना नैरेटिव सेट करने में अगर कामयाब रहा, तो हम्म। विधानसभा चुनाव में उसे हाथ का मुंह देखना पड़ सकता है। तो हम्म। ये जो जीत है, तो ये उसी का परिणाम है। जी। देखिए 5-6 महीना पहले तो एंटी इनकम्बेंसी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक तरह से जो स्ट्रेटजिक वो था, उससे
एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया। तो आप जो कह रहे हैं कि तमाम जो वेलफेयर स्कीम्स थी उसमें लाडली बहन योजना और तमाम चीजों का योगदान था। लेकिन लेकिन इसके अलावा जो कहा जा रहा है कि खासकर जो शिवसेना की स्थिति हो गई, जिस तरीके से वो राज्य में चौथे पायदान पे पहुंच गए हैं, उसको लेके एक आपका छोटा सा कमेंट क्या है, क्या वजह है इसकी? देखिए, शिवसेना की पहचान बाला साहब ठाकरे से रही है, और बाला साहब ठाकरे का मतलब हुआ हिंदुत्व का मुखर चेहरा। तो भगवा राइट। झंडा जो आज आप देख रहे हैं भारतीय राजनीति में, या बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, तो आप जब उसके नेपथ्य में जाते हैं, तो बाला साहब ठाकरे का जो अपना राजनीति था, तो उसी का प्रभाव था। और इस बार भाजपा ने कम से कम बाला साहब ठाकरे का जो प्रभाव था महाराष्ट्र में, शिवसेना की जगह भाजपा ने उसको भुना है। और राइट। शिवसेना जो पुरानी शिवसेना थी, और बाला साहब ठाकरे के जो वारिस थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने इंडिया गठबंधन का दामन थाम लिया। और जो उनका अपना जो वोट बैंक था, या अपनी जो राजनीति थी, उससे कहीं न कहीं उनका मोह भंग हुआ। तो जो अच्छा, आपका मूल अ, जी, आप कुछ बोल रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि चुनाव के पहले कहा जा रहा था कि मराठा वोटर भाजपा से छिटक रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हुँ, किस तरह से, मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ओबीसी वोटर्स को एक तरह से साधा है, और एक तरह से यूपी और हरियाणा, यूपी 2017 में यादव वर्सेस अदर्स का जो प्रयोग था, और हरियाणा में, उसको थोड़ा मैं समझना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5-6 महीने में क्या किया कि इतनी जो आप आपके शब्दों में या जो मीडिया का शब्द है, लैंडस्लाइड विक्ट्री हो पाई। देखिए, हरियाणा का जो चुनाव परिणाम आया, भाजपा जी। ने हरियाणा वाले फ़ॉर्मूले को ही कमोबेश महाराष्ट्र में आज़माया है इस बार। जी। देखिए, हरियाणा में जाट वोट बैंक और महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन, ये 2 ऐसे विषय हैं जिनके इर्द-गिर्द मतलब दोनों राज्यों की राजनीति घूमती रही, पूरी राइट। वही रहे। लेकिन भाजपा ने अपने राजनीति में या अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा बदलाव किया, और आप देखेंगे कि ओबीसी भाजपा के फोकस में रहा। अब मैं कहीं पढ़ रहा था, तो गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन के दौर में उनका एक जी। फ़ॉर्मूला था, माधव फ़ॉर्मूला। जी। तो माधव माधव। फ़ॉर्मूला बेसिकली माधव माधव, फार्मूला। जी। 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 तो हम्म। माधव फ़ॉर्मूला बेसिकली ओबीसी की जो छोटी-छोटी जातियाँ हैं, उनको जोड़ने को लेके था। और ये ओके। भाजपा का बहुत पुराना फ़ॉर्मूला था। तो जी। जी। भाजपा इस बार के चुनाव में उसपे शिफ्ट होती हम्म। दिखी। ओके। तो माधव को आप अगर इस तरह से समझना चाहें कि ओबीसी जी की जो छोटी-छोटी जातियाँ हैं, जैसे हम्म। माली है, हम्म। धनगर हैं, हम्म। बंजारी हैं, तो ओके। इस तरह की जातियों पर भाजपा ने फ़ोकस किया, बजाय मराठा आंदोलन और मराठा आंदोलन से जुड़े लोगों पर। तो इसका परिणाम अ, सुखद रहा भाजपा के लिए, और वो वोट बैंक में तब्दील हो गया। हम्म। तो इसके पहले हरियाणा का जो चुनाव परिणाम आया था, तो भाजपा इसको वहाँ आज़मा चुकी थी, जी। कि जो परंपरागत वोट बैंक जिसको लोग मानते रहे हैं भारतीय राजनीति में, उससे हटकर अगर अलग प्रयोग किया जाए, या छोटी-छोटी जातियाँ जो हम्म। उपेक्षित रही हैं, उनको जोड़ा जाए, तो इसका परिणाम बेहतर आ सकता है। तो यही फ़ॉर्मूला भाजपा ने महाराष्ट्र में अपनाया, और रिज़ल्ट आपके सामने है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, चूँकि महाराष्ट्र पे आप बता रहे हैं, ये बँटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, जैसे जो बहुत पॉपुलर एक तरह से इस पूरे चुनाव के दौरान रहे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा दावा कर रही है कि बहुत असर है इसका। क्या वाक़ई में असर है इसका महाराष्ट्र की राजनीति पे, या जो परिणाम आए हैं सर? देखिए, भाजपा का जो मेन एजेंडा रहा है, वो हिंदुत्व रहा है। हुँ। और विपक्ष ने इस बार एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि भारत का संविधान खतरे में है, और अल्पसंख्यकों को लेके विपक्ष ज़्यादा मुखर दिखी इस बार। आप हुँ। देख रहे हैं कि हरियाणा के चुनाव में भी, या पिछले हाल के दिनों में जो भी चुनाव हुए हैं, वहाँ कांग्रेस हुँ। जो राष्ट्रीय पार्टी है,
उसके हम्म एजेंडे में अल्पसंख्यकों का जो हित है वो सबसे ऊपर रहा है, और हिंदुत्व हम्म को लेके वो बात कभी सामने लेकर नहीं आई कांग्रेस। हम्म हम्म तो हम्म भाजपा के साथ हिंदुत्व तो जुड़ा ही था, और उसने जो छोटी छोटी जातियों को हम्म एकजुट करने की कोशिश की और लोगों में ये परसेप्शन बनाया, हम्म और इसमें वो कामयाब रही कि हम्म बटोगे तो कटोगे, एकता में ही बल है। और हम्म आप देखेंगे हम्म कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले कहा कि बटोगे तो कटोगे। हम्म उसके बाद हम्म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अ, अपना एक हम्म स्लोगन लेके आए कि भाई एक है तो सेफ है। हम्म तो जाहिर तौर पे इसका असर होता, और देखिए भारत की राजनीति जो है वो पड़ोसी हम्म देश के इर्द गिर्द भी घूमती है। तो हम्म बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही थी और हम्म हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा था, उसको हम्म भी भाजपा लगातार मुखर तरीके से उठा रही थी। तो हम्म हिंदुओं में ये भाव पैदा हो रहा था कि अ, हम्म वाकई हिंदुत्व खतरे में है। जी और जी जी उसको भुनाने में भाजपा कमोबेश कामयाब रही। दूसरी तरफ आप कहते हैं ना कि बालू के भीत पे आप बहुत ऊंची इमारत नहीं बना सकते। तो हम्म इंडिया गठबंधन जो है उसका फार्मूला लोकसभा चुनाव में पहले थोड़ी देर के लिए कामयाब रहा, लेकिन वो उसको लंबे समय तक लेके नहीं चल पाई। संविधान हम्म खतरे में है। और दूसरा ये रहा हम्म कि इंडिया गठबंधन कुछ ऐसे अल्पसंख्यक नेताओं को सामने लेके आई जिन्होंने एक तरह से फतवा जारी कर दिया था कि भाई हम्म उन्होंने भाजपा को आप कह लीजिए कि देशद्रोही और हम्म जालिम और तरह तरह की बातें जो है उनका उनके शब्दकोश में जो था। तो हम्म भाजपा के लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, और उन्हें यहाँ तक कह डाला था, कई हम्म वीडियो मैंने देखे, कि हम्म भाजपा को अल्पसंख्यक समुदाय के जिन लोगों ने वोट बैंक मतलब वोट दिया है, उनका हुक्का हम्म पानी बंद हो जाना चाहिए। तो हम्म ये हम्म मैसेजिंग जो है वो इसका हम्म असर होता है, इसका रिपरकशन होता है। आप एक तरफ से हम्म बोलते हैं तो दूसरी तरफ जो पार्टी खड़ी है या राइट जो समुदाय राइट खड़ा है उसके अंदर ये जी भाव पैदा होता है कि कहीं ना हम्म कहीं भाजपा जो कह रही है कि बटोगे हम्म तो हम्म कटोगे या एक है तो सेफ है, हम्म तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई दिखती है। तो हम्म हम्म हिंदुत्व और ओबीसी जातियों को जोड़ना, ग्राउंड लेवल हम्म पे काम करना, और हम्म जो योजनाएं हैं गरीबों के लिए या महिलाओं के लिए, ये हम्म तीनों जुड़ के और इसका व्यापक इम्पैक्ट हुआ इस बार के चुनाव हम्म परिणाम पर। मल्टी फैक्टर तो ये मतलब काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं आपने कहा कि बांग्लादेश और खास तरह की इस तरह की का जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या और बांग्लादेश में हो रहे जो हिंदुओं का उत्पीड़न है उन समस्याओं का प्रभाव महाराष्ट्र पर पड़ा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम जब झारखंड की तरफ चलते हैं तो वहाँ ये समस्या ज़्यादा बड़ी थी, खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या और बांग्लादेशी सॉरी मुस्लिम कम्युनिटी से जो आदिवासी महिलाओं की शादी है, मुस्लिम आदिवासी बेटियों का जो सवाल था वो ज़्यादा बड़ा सवाल था। लेकिन इस कोई फार्मूला नहीं चल पाया। इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं आप? देखिए इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि झारखंड में हेमंत सोरेन और उसके पहले उनके पिताजी शिबू सोरेन, जी। उनका ट्राइबल पे बड़ा प्रभाव रहा है। हम्म तो हम्म ट्राइबल जब वोट करते हैं तो हम्म वो पार्टियों को देख के या पार्टी के एजेंडे को देख के वोटिंग नहीं करते। अगर आप उनसे हम्म कहेंगे वोटिंग करने के लिए तो आज के डेट में भी वो आंख बंद करके तीर धनुष पे अपना हम्म ईवीएम का बटन दबा देते हैं। राइट। दूसरा ये था कि जो फार्मूला भाजपा ने महाराष्ट्र में अपनाया था, लाडली हम्म बहन और योजनाओं का लाभ देने का, वही हम्म फार्मूला हेमंत सोरेन झारखंड में भी अपना रहे थे। तो बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको कहा कि भाई पब्लिक जो है या वोटर जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो गई। तो वो हम्म देखती है कि सत्ता में जो पार्टी है वो हमें क्या लाभ दे सकती है या क्या लाभ हम्म दे रही है। वायदे पे हम्म अब चुनाव नहीं होंगे। चुनाव हम्म इस मुद्दे पे होंगे कि आप उन्हें दे क्या रहे हैं, डिलीवर क्या कर रहे हैं। हम्म ठीक है। तो सपा के साथ प्लस पॉइंट ये था कि अनाज का मुद्दा हो या स्वास्थ्य का मुद्दा हो, हेल्थ कार्ड हो,
और हम्म ये तो पहले से चल ही रहा था। दूसरा उन्होंने हम्म ऐड ऑन कर लिया कि भाई महिलाओं को हम्म, योजनाओं का बिल्कुल लाभ ठीक देना, बात। और यही फार्मूला हेमंत सोरेन भी अपना रहे थे। इसका हम्म बड़ा इम्पैक्ट था, और चुनाव जब शुरू हम्म हुआ झारखंड में, तो उस हम्म समय से ये चर्चा थी कि शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, और अब हम्म तो के आ गए हैं, दोबारा सत्ता में आए हैं, तो हम्म। उन्हें इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा, और मिला भी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ असल में, वहाँ पे चंपई सोरेन भी थे, बाबूलाल मरांडी भी थे। ये ऐसा क्यों होता है कि जो सोरेन परिवार है, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, इनकी जो आदिवासी पहचान है वो बाकी आदिवासी नेताओं की पहचान पे भारी हो जाती है। और जब आदिवासियों का सवाल आता है तो ज्यादा करीबी क्यों दिखते हैं वो आदिवासी कम्युनिटी के। देखिए, इसको आपको समझना है तो बिहार और झारखंड दोनों की राजनीति को समझना होगा। जी जी शिबू झारखंड में शिबू सोरेन या सोरेन परिवार की वही स्थिति है जो जी। स्थिति बिहार में लालू परिवार की है। ओके ओके। ठीक है। तो लालू प्रसाद यादव का बिहार में जिस तरह से इम्पैक्ट है, खास हम्म। करके यादव कम्युनिटी पे, या जो हम्म अति पिछड़ी जाति या जो भी है उस पे, हम्म। तो उसी तरह से ट्राइबल्स पर सोरेन परिवार का इम्पैक्ट है, और वो ओके। उनको अपना नेता मानते रहे हैं। झारखंड का जो आंदोलन रहा है उसमें शिबू सोरेन बहुत मुखर रहे, और हम्म। बाकी जो आप जाफाई सोरेन और दूसरे नेताओं की बात करें, आदिवासी नेताओं की, तो हम्म वो उनके पीछे थे या उनके साथ थे। तो जाहिर हम्म तौर पे जो नेतृत्व करता है, लोगों हम्म। के जहन में उसका जो एक प्रभाव होता है वो अलग होता है। तो राइट शिबू राइट। सोरेन ने जो किया है झारखंड के लिए, तो अब उन्होंने हम्म अच्छा किया या जो भी किया, तो जाहिर तौर पे वहाँ के जो ट्राइबल्स वोटर हैं, खासकर हम्म उनका उन पर सोरेन परिवार का प्रभाव बहुत है, और ये अभी रहेगा। अ, जी। और शिबू सोरेन के जो सुपुत्र है हेमंत हम्म। सोरेन, ये इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं, और उन्होंने इसको दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ाया भी। बढ़ा लिया है, वो तो दिखने में शिबू सोरेन टाइप के लग रहे हैं। दाढ़ी वाड़ी काफी बढ़ा लिया है पहले और अब में। हाँ, देखिए, होता क्या है ना कि जो पॉपुलर नेता होते हैं, तो लोग अगर उनकी नकल करते हैं या उन जैसे दिखने की कोशिश करते हैं, तो आपको हर तरह से उनको फॉलो करना पड़ता है। पब्लिक में वो जो अपनी भाषा या उनकी जो शैली होती है, लोग क्या पसंद करते हैं, तो राजनीति में फेस वैल्यू बहुत मायने रखता है। और शिबू सोरेन वहाँ के बड़े दिग्गज नेता रहे, तो जाहिर तौर पे हेमंत सोरेन उनको फॉलो कर रहे हैं, तो दाढ़ी बढ़ाना और थोड़ा सा इसका असर तो है ही। जी। अ, बिहार पे आपका एक कमेंट फाइनल, उसके बाद यूपी पे भी एक छोटा सा कमेंट चाहेंगे। बिहार में प्रशांत किशोर का क्या होगा? हालांकि उन उन 10% वोट पाए हैं वो, और 37,000 इमामगंज में वोट भी पाए हैं। तो ओवरऑल बिहार में हुए उपचुनाव का जो परिणाम आया है उसको किस तरह से देख रहे हैं? एक छोटा सा शॉर्ट कमेंट सर। देखिए, प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं, और हम्म, प्रशांत किशोर को पांव जमाने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। जैसा कि जी। पहले भी हम लोग चर्चाएं हुई थी, तो हम्म उसमें ये था कि बिहार में राजनीति जो है वो जाति के इर्द गिर्द घूमती है, और इसको तोड़ने के लिए प्रशांत किशोर को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम्म प्रशांत किशोर अभी फील्ड में उतरे ही हैं, और जमीन हम्म पे पांव जमाने के लिए उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, हम्म चुनावी रणनीतिकार होना और चुनाव लड़ना, दोनों में हम्म बड़ा फर्क है। आप हम्म स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, लेकिन हम्म पब्लिक में जब आप उतरते हैं वोट मांगने के लिए, तो हम्म वो वोट में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, आपका प्रभाव हम्म वोटरों पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये हम्म देखना पड़ता है। फेस वैल्यू जो है प्रशांत किशोर का, हम्म वो तो हम्म चुनावी रणनीतिकार का ही रहा है ना। और नेता बिल्कुल। बन के जब आप मैदान में उतरते हैं, और पब्लिक हम्म आपको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, आपकी छवि भले बेदाग, लेकिन राइट। उससे तो वोट में कन्वर्ट करने के लिए आपको समय तो लगेगा, और अभी तो नई बड़ी नई बात। शुरुआत है, 2 साल की राजनीति है।
बिल्कुल 6 महीने में इसमें 10% वोट आई थिंक मुझे लगता है कि ठीक ही है। अब वो तो भविष्य बताएगा। आप सही कह रहे हैं कि रणनीति बनाना एक अलग बात है और चुनाव में उतर के उसको परिणाम में पलट पाना या बदल पाना ये बड़ी बात है। सर यूपी में 7-2 का जो रिजल्ट आया नंबर, उस पे एक छोटा सा कमेंट आपका, उसके बाद हम लोग इस चर्चा को विराम दे देंगे। देखिए, यूपी का जो उपचुनाव था 9 सीटों पर, तो लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे, तो जी। समाजवादी पार्टी का मोराल निश्चित तौर पे बहुत हाई था। हम्म। और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव उस समय एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहे थे कि भाजपा जो है वो गरीबों की हितैषी नहीं है, या आरक्षण खत्म होने वाला है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो कास्ट लाइन पे काम करते हैं, या जो एनकाउंटर का सवाल उन्होंने बड़ी प्रमुखता से उठाया। लेकिन और काफी हद तक वो उसमें कामयाब भी रहे। इसके पीछे की एक कहानी और लोग बताते हैं कि भाई, भाजपा उस समय चुनाव तो लड़ रही थी, लेकिन अंदर खाने में उसके अंदर भी उस तरह की एकजुटता नहीं थी, शायद टिकट बंटवारे में या जो भी कारण रहा हो। तो उसका परिणाम उसको झेलना पड़ा था लोकसभा के चुनाव में। लेकिन भाजपा ने तत्काल उससे सीख ली, और पब्लिक में एक परसेप्शन तो था ही योगी आदित्यनाथ को लेके, और उन्होंने उसको भुनाया भी। तो आप देखेंगे कि उपचुनाव के ठीक पहले ही योगी आदित्यनाथ ने यह फार्मूला दे दिया था, ये जनता में मैसेज देने की कोशिश की थी कि बटोगे तो कटोगे। राइट। तो इसका जबरदस्त असर हुआ है। और आप जो देख रहे हैं कि 9 में से 7 सीटें भाजपा जीतने में कामयाब रही, या उसके गठबंधन के साथी जीतने में कामयाब रहे, तो ये उसका परिणाम। तो डिलीवरी सिस्टम और जो हिंदुत्व का एजेंडा है, दोनों को वो काम योगी कर गया। आदित्यनाथ ने बड़ी ताकत के साथ उठाया, और समाजवादी पार्टी को पटकनी दे दी। बहुत ठीक बात है। सर आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अपील जो मुझे शायद पहले करनी थी, वो ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कार्यक्रम देखते रहें। आप सभी का लगातार बहुत सहयोग मिल रहा है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अतुल सर, आपका भी, आपने हमें ज्वाइन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।